हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का आज पहला जो चैप्टर है, जो इकाई क्या है, इकाई फर्स्ट है। इकाई फर्स्ट का पहला चैप्टर है संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासें मैथ में जितनी भी आपके चैप्टर हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के, सारे आपको दिए जाएंगे। और लगभग आप ये मान के चलो सितंबर में जब आपका पेपर होगा उससे पहले पहले आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका रिवीजन भी कराया जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने जो भी आपके साथी बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, तो उनको आप सेंड करिए, क्योंकि यहाँ आपको 25 में से 25 नंबर की तैयारी और अप टू अप आप यदि सारे वीडियो देख लिए तो आपको 25 में से 25 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता। आपकी कितनी भी मैथ क्यों ना कमजोर हो, आपको 100% 25 में 25 आएंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी हम चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे तो उसके क्या करना है कि आप रिवीजन जरूर करना। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखो। इसके बाद आपके पास जो भी प्रकाशन की बुक हो, ठाकुर प्रकाशन, साहित्य प्रकाशन या पवन या कोई भी गाइड है आपके पास, उससे आप क्वेश्चन करो। 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा जैसे टेट और सीटेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और साथ में बीटीसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। और 100% अब बैक का कोई टेंशन नहीं, आपकी 100% बैक नहीं लगेगी। यदि जो भी जितनी क्लासें होंगी, जितने भी चैप्टर होंगे, यदि वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी बैक तो लग ही नहीं सकती। आपके 25 में से 20, 22, 24 आपने जिस हिसाब से आप तैयारी करोगे उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या और संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तो हम सबसे पहले आपसे यदि पूछें कि भाई संख्या क्या होती है, तो जैसे आपके किताब में दिया गया कि संख्या वो मान होता है, वो गणती मान है जिसकी गणना की जाए या मान माना जाए। या हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उनसे कुछ अलग ही और सिंपल, क्योंकि मुझे लगभग 3 साल या 3.5 साल हो गए लगभग मैं बीटीसी डिपार्टमेंट में ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है। और हमारे स्टूडेंटों के 25 में से किसी की 24 आ रहे हैं, किसी के बैक लगने का कोई चांस ही नहीं है। और हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सबकी मैथ में किसी की बैक नहीं लगी। अदर सब्जेक्ट में लगी हो तो मुझे अभी इतना तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे स्टूडेंट चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का इस बार का सुनने को मिला है बैक ज्यादा लोगों की लगी, लेकिन हमारे स्टूडेंटों में नहीं किसी की लगी। तो ये चीज समझ के चलो, यदि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है बीटीसी पढ़ाने का, तो आप ये समझ के चलो हमें पेपर फंसाना भी आता है। और लास्ट में आपको जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे तो बताइए कि पेपर कैसे बनता है। कुछ कंपटीशन से भी क्वेश्चन उसमें रखे जाते हैं, कुछ आपके बीटीसी से, तो वो आपको सारे बताए जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर संख्या, संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे यदि हम पूछे कि यूनिट क्या होता है, डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, तो आप कहोगे भाई अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, तो आप कहोगे अंक जो होते ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंकों की संख्या कितनी। आपके दिमाग में चल रहा होगा अंकों की संख्या कितनी होती, तो आपने कहा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 नहीं होता है अंक, डिजिट 10 नहीं होता है, 0 से लेकर 9 तक। तो यूपी टेट में कैसे क्वेश्चन आया था, वो पूछा था कि अंक कितने होते हैं, तो यदि गिनती करेंगे तो कितने होते हैं, 10, लेकिन कहां तक होते हैं, 9 तक। क्यों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब संख्या क्या होती है, यदि हम सिंपल भाषा में पढ़े, आपकी किताब में क्या लैंग्वेज है उससे कोई लेना देना नहीं, आप सिंपल भाषा में कहोगे कि अंकों से मिलकर
जब एक से ज्यादा अधिक अंक एक साथ रख दिए जाए तो वो क्या कहलाती? संख्या कहलाती। यदि हम सिंपल भाषा में कहें कि एक से ज्यादा अंक यदि एक साथ लिख दिए जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक और जीरो दो अंक यदि एक साथ लिख दिए गए तो ये संख्या बन गई। या हमने कहा 6 3, देखो 6 और 3 यदि एक साथ लिख दिए गए तो क्या बन गई? संख्या। 7 3 2 यदि एक से ज्यादा अंक लिख दिए जाएंगे एक साथ तो वो क्या बन जाएगी? संख्या। आपके जैसे हम कहें आपकी किताब में कैसे लिखा होगा आप सुन लो, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना लो कि संख्या एक गणती मान है जिसका उपयोग गणना और मापन में किया जाता है। संख्या एक गणती मान है, संख्या एक क्या है? गणती मान है जिसका उपयोग मापन और गणना में किया जाता है, उसी को संख्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में। या आप दूसरी भाषा जो हमने बताया कि अंकों से मिलकर क्या बनी होती है? संख्या बनी होती है। अब बात करते हैं भाई संख्या, जब हमने संख्या पढ़ लिया तो संख्या कितने प्रकार से या कितने लिपियों में लिखी जाती है? तो संख्या के 3 लिपि होती है। एक तो नॉर्मल जिसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अंक बोलते हैं, अभी हम बता रहे हैं क्या है? देवनागरी लिपि। एक आपकी रोमन लिपि होती है, रोमन अंक होते हैं जिनको आपने रोमन अंक के नाम से सुना होगा, एक रोमन अंक होते हैं, और एक आपने अंतरराष्ट्रीय लिपि। 3 प्रकार के लिपि में संख्या को प्रदर्शित करते हैं। संख्या को कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? 3 प्रकार से। एक देवनागरी लिपि, एक रोमन लिपि, एक अंतरराष्ट्रीय लिपि। देवनागरी लिपि में आपने जैसे आपके पिताजी हैं या दादाजी हैं, यदि उनसे आप कहो 13 लिखो या 14 लिखो तो वो आपको अलग तरीके से लिख के दिखाते हैं, तो वो है देवनागरी। इसी को हम हिंदी लिपि भी बोलते हैं। हिंदी में अंक कैसे लिखे जाते हैं हिंदी लिपि भी बोलते हैं, तो आप याद रखना इसी को हिंदी लिपि या देवनागरी लिपि बोला जाता है। तो देवनागरी में एक कैसे बनता है? ये एक हो गया, ठीक है, हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। एक हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 3 कैसे? ऐसे बनता है 3। 4 कैसे बनता है? ये 4 बन गया, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के टाइम में ऐसे अंक कभी बनाए नहीं गए तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये 4 हो गया। 5 की बात करें तो 5 कैसे? ये 5 बन गया। 6 की बात करें तो 3 का उल्टा 6 होता है। 7 की बात करें तो 6 जैसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिखते हैं 6, कुछ वैसे ही टाइप में होता है 6। 7 के बाद 8 लिखे तो ये हो गया, 9 लिखे तो ये 9 हो गया, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये 9 हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो ये इस तरीके से लिखी जाती थी देवलिपि। आपके पुराने जमाने में आप कहीं परचून की दुकान में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको यदि वो हिसाब जोड़ रहा है तो इसी अंकों में, क्योंकि उसने कभी भी अंतरराष्ट्रीय वाले अंक पढ़े नहीं है, इस वजह से वो इसी अंकों में ही जोड़ के देखता है और आपको समझ में आता है ये 4 बना है कि 5 बना है। तो आपको नॉर्मली यदि पूछा भी जाता है तो आप बताओगे ये देवनागरी लिपि है। रोमन अंक में क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है। फर्स्ट रोमन अंक सबने पढ़ा होगा, क्लास 6 7 में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वी के पहले फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपके रोमन अंक हो गए। रोमन अंक अभी आपको टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, रोमन अंक में कैसे अंक लिखे जाते हैं वो सारे। अंतरराष्ट्रीय सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय में कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल आप लोग जो लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंतरराष्ट्रीय अंक हो गए, 0 आपका हो गया, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय लिपि हो गई, ये रोमन लिपि में हो गया, ये देवनागरी लिपि में हो गया। इतना आपको समझ में आया कि अंक क्या होता है।
अंक 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। यदि टोटल अंक पूछे तो 10 होते हैं। वैसे कितना होता है? 0 से 9 तक होता है। संख्या पूछे तो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। या आपसे बीटीसी के लैंग्वेज में संख्या की परिभाषा पूछ देता तो कह दो कि संख्या वह गणती रूप है जिसका गणना और मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या को 3 लिपियों में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि जो नॉर्मल लिपि होती है, जो जिसको हिंदी लिपि बोला जाता है। रोमन अंक आपने पढ़ा होगा जिसको रोमन लिपि बोलते हैं। और अंतरराष्ट्रीय आप पढ़ के जब से आपने पढ़ाई की है तो अंतरराष्ट्रीय लिपि में ही पढ़ाई की है। 1 2 3 4 5 8 9 ऐसे ही लिखना आपने सीखा। अब संख्या से क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने जो लोगों ने मैथ यदि इंटर में पढ़ा होगा उसने नाम सुना होगा, नहीं उससे कोई लेना देना नहीं इंटर से, बट आपने नाम सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम बोलते हैं समृद्ध संख्या। क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें दो चीजों से मिलकर बना होता है। कुछ उसमें रियल होता है, कुछ उसमें इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो एक होता है वास्तविक संख्या। एक सेकंड रुकना, सही से मार्कर नहीं चल रहा था, अब दोबारा से देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको समृद्ध संख्या बोलते हैं। समृद्ध संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अच्छा, आपके बीटीसी में काल्पनिक संख्या है। आपके बीटीसी में काल्पनिक संख्या से कोई लेना देना नहीं, आपके रियल नंबर से। रियल नंबर से मतलब है कि कोई भी संख्या लिखी है इनफाइनाइट, माइनस में, प्लस में, 0, 1, 1/4 कुछ भी लिखा है वो सब रियल में है। मतलब हम सीधा सीधा लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती सब क्या होती? वास्तविक संख्या होती। और काल्पनिक में जैसे आपने जो लोग यदि इंटर में मैथ लिए होंगे, नहीं लिए तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये आता ही नहीं बीटीसी में, लेकिन हमारा काम है पढ़ाना तो हम पढ़ा रहे हैं। जैसे आई, इसको अयोटा के नाम से आपने सुना होगा, अयोटा, ठीक है। अयोटा, इसे आई अंडर -1 की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती -1, आई की पावर 4 की वैल्यू होती 1। जिन लोगों ने यदि इंटर में पढ़ा होगा उनको ये चीज पता होगी। जैसे आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ऐसे आपने चीजें पढ़ी होंगी। ये सब काल्पनिक, बीटीसी में इसका कोई लेना देना नहीं। बात हम करते हैं रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर को भी दो भागों में बांटा गया। एक आपका इंटीजर होता है जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, और एक आपका होता है रेशनल, दशमलव संख्या, लो संख्याएं। अच्छा, हमारे एग्जाम में दशमलव संख्या, हमारे बीटीसी के सिलेबस में दशमलव संख्या की कोई बात ही नहीं की गई है। फ्रैक्शन की बात की गई तो फ्रैक्शन हम आपको ऑलरेडी समझाएंगे। हमें मतलब है किससे? पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये संख्या जिनको हम पूरा पूरा या गिनती में हम जिन चीजों को पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 8 10 12, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या भी दो भागों में बटेंगे, एक को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, एक को ऋणात्मक। उसको आगे ये इतनी चीज अब जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं इस चीज को आप नोट करते, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका पेपर जितनी भी वीडियो होंगी उन्हीं से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सारे आएंगे। तो आप बेधड़क आप इस चीजों को नोट करते रहिए। चलो, पूर्णांक संख्या क्या होती? पूर्णांक संख्या
इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में, आपको बीटीसी में पूर्णांक संख्या दी गई तो पूर्णांक संख्या क्या होती, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी संख्या होती सब क्या होती, पूर्णांक संख्या, या हम जो गिनती के रूप में पढ़ते वो सारी क्या होती, पूर्णांक संख्या होती। पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है धनात्मक, एक होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जो प्लस वाली संख्या होंगी वो आपकी क्या होंगी, धनात्मक। मतलब हमने कहा कि जैसे प्लस एक या एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में माइनस एक या माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट करो, माइनस इन्फिनाइट, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, ये सब क्या है, ऋणात्मक। जिनके आगे ऋण लगा होगा ऋणात्मक पूर्णांक, जिनके आगे प्लस लगा होगा वो धनात्मक। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ जीरो नहीं दिख रहा है तो याद रखना, अब ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जीरो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। अरे भाई, जीरो ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक। याद रखना, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, इसके पहले ना प्लस ना ऋणात्मक, ना धनात्मक और ना ऋणात्मक होता है। याद रखना ये बात, आपका सीटेट में कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया होगा कि जीरो क्या धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। तो जीरो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। अगर जीरो इंटीजर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, उसमें तो जीरो ऐड हो गया, तो ना ये धनात्मक होता है, जीरो पूर्णांक होता है लेकिन प्लस और माइनस नहीं होता है, तो जीरो पूर्णांक है। अब जैसे इन्हीं को दो और भागों में, ये चीज आपके इसमें नहीं दिया गया, शायद अगले चैप्टर में दिया गया, लेकिन हम तो अभी यदि क्रम से पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम, ऑड और इवन। ये इवन हो गया और ये क्या हो गया, ऑड। तो ऑड और इवन की बात करेंगे तो ऑड संख्या क्या होती, इवन संख्या। इवन संख्या वे संख्या जिसमें दो का भाग चला जाए, दो का विभाजित हो, दो से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, उसे हम इवन नंबर। जिसमें दो का डिवीजन ना जाए, दो से विभाजित ना हो, ना हो, वो क्या होती है, विषम संख्या। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, 3, 1, 5, 7, 9 डॉट डॉट। जीरो एक सम संख्या होती। अच्छा, जीरो के बारे में और पता चला, जीरो एक सम पूर्णांक होता है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, आप देखना एक बार प्रीवियस ईयर उठा के, आपको पता चलेगा कि हाँ, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या होती है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है, तो परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए किस चीज को क्या बोला जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया। एक होता है प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एक होता है भाज्य संख्या, इसी को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या एक ही बात है, को प्राइम नंबर। तो इसी को हम जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो भाज्य संख्या बोल रहे हैं, भाज्य संख्या। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, जो आपके किताब में लिखा है वही लिखा है, वही चीज हम भी बता रहे हैं। किताब में क्या लिखा है कि वो एक लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। लिख लो, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, उसी को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। अब वो दो से फैक्टर कौन से, एक होता है और एक इटसेल्फ, मतलब वो एक का मल्टीपल हो और सौन संख्या हो, वो क्या कहलाती, अभाज्य संख्या। कंपोजिट मोर देन टू फैक्टर,
जहां पर मोर देन 2 फैक्टर, जहां पर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वही क्या हो जाएगी, कंपोजिट या अभाज्य संख्या। मतलब एक बार आपको फिर से रिवीजन कराते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, और भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब एग्जांपल नोट करते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं या इधर लिख देता हूं, दिख रहा होगा, एक सेकंड देख लेता हूं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल, तो एग्जांपल में अच्छा हम सबसे पहले एक को देखते हैं, तो क्या एक के क्या 2 फैक्टर कभी आपने 1 इंटू 1 देखा, नहीं देखा, तो फिर इसका मतलब 1 को छोड़ो, 2 की बात करते हैं, तो 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 2 होता है, इसका मतलब वो 1 तो 1 आ गया और 1 से स्वयं वो संख्या आ गई, इसका मतलब पहला एग्जांपल 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट, फॉर आप यदि बीटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना। 2 एकमात्र सम संख्या अभाज्य होती है, लिख लो, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये चीज नोट करके लिख लो कि 2 एकमात्र सम, इसके बाद जितनी सम संख्याएं होंगी सब भाज्य होंगी, लेकिन 2 एकमात्र सम संख्या होती है जो क्या होती है, भाज्य होती है। 2 के बाद आता है, 2 के बाद 3, 3 में 3 और इंटू 1 3, 5 हाँ, 6 होता नहीं, 7 हाँ, 8 नहीं होता है, 9, अच्छा 9 की बात करते हैं तो देखो हम यहाँ सम और विषम नहीं पढ़ रहे, हम भाज्य अभाज्य पढ़ रहे हैं, तो 9 की बात करते हैं तो 9 के 3 इंटू 1 होता है, ये तो यार 2 से ज्यादा हो गए ना फैक्टर, इसका मतलब 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन इसी चीज में होता है कि भाज्य बता रहे हो कि विषम सम बता रहे हो। तो आप अभाज्य बताओगे तो कहोगे भैया 2 फैक्टर होंगे, सम विषम में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 नहीं होगा, 10 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 डॉट डॉट इनफिनिट। अब आप लिख लो आगे जितने भी लिखना चाहो, बस आपको ये चीज याद रखना कि उसका कहीं किसी दूसरे पाड़े से भाग तो नहीं जा रहा है। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या आप लिखो भाई एक तो यार अभी हमने बताया, जब वो इसीलिए नहीं आ रहा है तो इसमें कहां से आ जाएगा, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4। अब देखो पहला क्वेश्चन एक आपके बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट या डीलेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, लिख लो नोट करके, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 होता है। कितना होता है, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 डॉट डॉट आप कितनी भी संख्या लिख लो, लेकिन 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, और अभाज्य की बात करेंगे तो अभाज्य में सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। एक बात और आपको चीज समझ में आई कि यहाँ 1 की तो बात ही नहीं की गई, तो नोट करके लिख लो, बहुत क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में। आप देखो प्रीवियस ईयर, क्योंकि मुझे लगभग कंपटीशन पढ़ाते हुए 7 साल हो गए, 7 या 6 साल लगभग हो गए। 2018 के बाद से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा बीटीसी 2017 बैच था, मैंने बीटीसी किया, इसके बाद एमएससी किया, इसके बाद बीएड करने वाले थे, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ कि बीएड के बहुत सारी चर्चाएं हुई तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब ये समझ लो मुझे लगभग 6 साल तो हो ही गए, 19 से भी मान लो तब भी 6 साल हो गए, 25 चल रहा है, 6 साल से लगभग कंपटीशन तो पढ़ा ही रहा हूँ, साथ में बीटीसी का लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस। और मेरे जितने भी स्टूडेंट रहे, मैंने 2021 बैच, सबसे पहले मैंने 2021 बैच पढ़ाया था, 21, 22, 23, 24 और ये आप लोगों का 25 बैच है, और लगभग 3-4 बैच पढ़ाए, और हमारे स्टूडेंट में किसी की बैक नहीं, क्योंकि मैं इतना बेसिक पढ़ाता हूं कि आपको हर चीज समझ में आएगी। तो यदि हमसे जुड़े रहे
तो मैं आज गारंटी ले रहा हूं, और आप एक बार आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और फिर आपकी बैक लग जाए तो आप उसी दिन हमारा अनसब्सक्राइब कर लो, और जो जिसको भी आपने शेयर किया हो उसे बोल दो कि ये नहीं पढ़ा पाते। सीधा सीधा मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी बैक नहीं, बस आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि घर में पढ़ना पड़ेगा। हम जो चीज पढ़ा रहे हैं एक बार रिवीजन कर लो, चाहे वीडियो से ही क्यों ना करो, लेकिन रिवीजन जरूर करना है। बस इतनी चीज, बस इतना दया करना हमारे ऊपर। मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी बैक लग ही नहीं सकती, गारंटी के साथ। तो इसको एक ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ये बात आप और नोट कर लो कि ना तो एक भाज्य होता है और ना ही क्या होता है, अभाज्य होता है। इतनी आप चीज नोट कर लो। मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूं, 1-2 सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो। इतना कर सकते हो, स्क्रीन में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे, अब अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। आपकी किताब की लैंग्वेज बोले तो उसमें ये लिखा है कि भाई 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल सही लिखा है। आप सीधा सीधा लिख सकते हो या आप परिभाषा लिख लो कि 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्या होती है वो सब क्या होती है? प्राकृतिक नंबर होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जितनी संख्या होती सब क्या होती? प्राकृतिक संख्या होती। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी संख्या होती है सब क्या होती? प्राकृतिक संख्या होती। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और याद रखना, एक होता है पूरक संख्या या पूर्ववर्ती जिसको बोलते हैं। पूरक या पूर्ववर्ती संख्या। एक होता है अनुवर्ती। ये आपके एग्जाम में 2022 में भी आया, शायद 23 में, 2022 के में तो आया ही आया है 100%। 23 या 24 में एक बार फिर से आया है अनुवर्ती संख्या। इसी को उत्तरवर्ती बोलते हैं या उत्तरवर्ती, एक ही बात है। अनुवर्ती पूछ दे या उत्तरवर्ती, कंफ्यूज नहीं होना है। मैथ एक ऐसी चीज है कि कंफ्यूज हो गए तो फिर दिक्कत है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ववर्ती का मतलब, पूर्व का मतलब पहले, मतलब जो भी नेचुरल नंबर होगी, जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उसके पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती और बाद वाली संख्या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। कितना सिंपल है कि मतलब कोई भी संख्या लिखी होगी उसके पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती और बाद वाली संख्या अनुवर्ती। जैसे एग्जांपल हमने कहा लिख दिया 4 का पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्व का मतलब पहला, तो 4 का पूर्ववर्ती तो 4 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 3, पहले वाली संख्या। हमने कहा 62 का पूर्ववर्ती तो आपको होगा 61। या आपने पूछा 451 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती का मतलब 450। एक संख्या पहले पूर्ववर्ती होती, मतलब आप लिख सकते हो कि पूर्ववर्ती का मतलब जो भी नेचुरल नंबर होगा, जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उसके पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती और बाद वाली संख्या, जैसे 4 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात है, अनुवर्ती तो 5 होगा। 451 का अनुवर्ती तो 452। 62 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही बात है, अनुवर्ती 63 होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या इस चीज में समझने में हो तो बताओ भाई। अनुवर्ती पूर्ववर्ती कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया। अब अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक नंबर के बाद होल नंबर। क्या पूर्ण संख्याएं क्या होती? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 ऐड कर दो, क्योंकि 0 की तो खोज हुई है, तो 0 यदि ऐड कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। कितना सिंपल, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाए, होल नंबर। आपको परिभाषा लिखो ना लिखो, आप 2 बार 3 बार आप यदि इसी को देख लिया ना तो आप लिखने की जरूरत ही नहीं। तो जैसे एग्जांपल 0,
1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनाइट, ये सब क्या हो गए? होल नंबर हो गए। कोई समस्या यहां तक हो तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जिसको रेशनल और इनरेशनल बोलते हैं। अपरिमेय संख्या, इनरेशनल, परिमेय संख्याएं समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट है तो कितना सिंपल है देखना, बताते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं, मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 1 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, जो भी हो, लेकिन Q कभी भी 0 ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय बोलते हैं। अब परिमेय के एग्जांपल समझ लेते, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे 5/7, ठीक है, भिन्न में लिखा है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा 13/7, 22/7, स्टार बना लो, यूपी टेट सी टेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय? आप बंद करके कहो क्या है? परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। हम कोई भी संख्या लिख दे, 14, 5, 20, 40, 45, 38, कुछ भी लिख दे, वो सब क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या सदैव 1 से विभाजित होती है। तो P अपॉन Q, क्योंकि Q 0 नहीं 1 हो सकता है, तो इस वजह से 14, 15 कितनी भी प्राकृतिक संख्या हो, सब क्या है? परिमेय। 0, देखो एक बात आप समझो, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 0/1 और 1/0 में अंतर क्या होता है। देखो यदि 0 में किसी संख्या का भाग देते हो रिजल्ट 0 आएगा, उसका मान क्या होगा? 0। लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग, संख्या में 0 का भाग दे रहे हो तो वो हमेशा इनफिनाइट, अपरिभाषित, अनंत, अपरिभाषित, अनंत आता है। मतलब 0 का भाग किसी संख्या में दिया तो अपरिभाषित, और यदि 0 का किसी संख्या से भाग दिया तो 0 रिजल्ट। तो इसी वजह से 0 में 1 का भाग जा सकता है, इसका रिजल्ट 0 आएगा। इस वजह से स्टार बना लो, 0 एक परिमेय संख्या होती है, याद कर लो, 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक समपूर्णांक संख्या होती है। दो चीजें बता चुके। अब जैसे अपरिमेय में क्या होता है? जिनका भिन्न में मैं लिख सकता हूँ √2, √3, √5, मतलब जिनका, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, √16 जिनका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय होंगे, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होंगे। याद रखना ये चीज कि कहीं रूट तुम देख रहे हो, रूट है तो अपरिमेय नहीं, रूट के अंदर यदि ऐसी वैल्यू है जिसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो सब क्या है? परिमेय है। ये चीज याद रखना। पाई स्टार बना लो, पाई एक, ये क्या है? अपरिमेय। 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, ये आप परिमेय अपरिमेय नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब एक आपके किताब में दिया गया संख्यांक क्या होता है? संख्यांक, अरे संख्यांक कुछ नहीं होता है। संख्यांक एक प्रकार का चिन्ह या नाम है जिसको हम पढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जो संख्या को समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती वही संख्यांक है। मतलब जैसे 1 आपने लिखा तो कोई चिन्ह बनाया, 5 लिखा तो कोई चिन्ह बनाया, देवनागरी में आपने 5 बनाया तो कोई चिन्ह बनाया, या 7 बनाया तो कुछ बनाया। तो ये जो चिन्ह या नाम दिया गया है वही क्या कहलाता है? संख्यांक। तो संख्यांक क्या होगी? गणित में जो चिन्ह या नाम दिए गए हैं
किसके लिए? समझने या पढ़ने के लिए दिया गया वही संख्यांक है। क्योंकि एक दो किताबों में देखा है कि संख्यांक की परिभाषा पूछ सकता है, तो संख्यांक कुछ नहीं होता है, जो चिन्ह गणित में जो चिन्ह या नाम दिए गए उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्यांक बोलते हैं। मतलब संख्यांक भी क्या होते हैं? जैसे देवनागरी लिपि, जिसको हिंदी लिपि बोलते हैं, आपके लिखे हुए, इसके बाद आपके रोमन अंक हो गए, रोमन अंक, रोमन अंक या रोमन लिपि। अब अंक हम बता रहे हैं तो रोमन अंक संख्यांक का ही भाग है, संख्यांक का ही भाग है। तो अब रोमन अंक के बारे में समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। थोड़ा रब कर देते हैं इसको। देखो रोमन अंक की बात करते हैं, तो रोमन अंक में सबसे पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। ये चीज दिख रही है 10, क्यों? थोड़ा सा कट, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे आपके दिए गए रोमन अंक हैं। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे हम कहेंगे x1। अच्छा, रोमन अंक में एक चीज याद रखना, थोड़े से पॉइंट हैं, आप पढ़ लो या समझ लो। यदि बाद में लगा रहे हैं किसी अंक को, इनमें से किसी अंक को यदि बाद में लगाया जा रहा है तो प्लस हो रहा है, यदि पहले लगाया जा रहा है माइनस। जैसे V5 है और 1 हमने पहले लगा दिया तो माइनस हो गया 4। यदि हम V5 है और 1 को बाद में लगा रहे हैं, I को बाद में लगा रहे हैं तो प्लस हो रहा है। तो बाद में लगाओगे तो रोमन अंक में प्लस होता है, पहले लगाओगे कोई भी संख्या, कुछ भी रोमन अंक है उसे यदि पहले लगाया तो प्लस, सॉरी माइनस, बाद में लगाया तो प्लस, सीधा सीधा बात है। 12 लिखा तो लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? तो ऐसे आप करके लिख लोगे। 20 की बात आई तो डबल एक्स, 30 की बात आई तो ट्रिपल एक्स, 40 की बात आई। अब यहां से आप चीज समझो, ये हम ऊपर वाला रब कर दें। देखो अब यहां से हम कुछ चीजें, जैसे 40 को लिखने की है तो 40 से पहले आपको 50 पता होना चाहिए। तो 50 की यदि बात करें तो 50 को L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? L से, ठीक है। और 40 को किससे लिखते हैं? तो XL, मतलब L में के पहले यदि X लगा है तो ये क्या घट रहा है? कितना? X का मतलब 10 घट रहा है तो कितना? 40। 50 L हो गया, 100 C हो गया, ठीक है। यदि हम कहें 400 और 500, पहले हम किस चीज को समझ लेते हैं? 500। तो 500 की बात करते हैं, 500 को D से, तो D में यदि C घटा दें, C का मतलब 100, यदि D में 500 में 100 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 400। कोई समस्या? यहां तक किसी को, बहुत गर्मी लग रही, यहां तक किसी को समस्या हो? क्योंकि वॉइस की वजह से फाइन वगैरह ऑन किया, लेकिन दिक्कत कर रहा है ना। अब आगे 500 के बाद यदि हम कहीं 900 लिखो या 1000 लिखो तो आप 1000 लिखोगे तो यम लिखोगे, कोई दिक्कत? यदि हम कहें, यदि इसमें क्या C कम कर दें, किसमें? M में, M में क्या कम कर दे? C कम कर दे तो क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 कम कर दिया तो 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अब समस्या आती, इससे ऊपर अंक आ गया, कोई भी अंक आ गया तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने कहा सबसे पहले 5000, जैसे 5000 के समथिंग कोई अंक आ गए। देखो एक चीज याद रखो, L है ऊपर, यदि हम लाइन खींच दें, सॉरी L को बोल रहे हो, 50 हो गया। V में यदि 5 खींच दें, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। देखो जितने भी जीरो लगे होंगे, 3 जीरो छोड़ के जो उससे पहले अंक, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि 3 जीरो छोड़ के उसके पहले वाला अंक, 3 जीरो छोड़ा, 1 2 3, पहले क्या लिखा है? 5 को लिख दो, ऊपर बार का चिन्ह, इसको बार का चिन्ह बोलते हैं, या V के ऊपर एक लाइन खींच दिया। जैसे हमने कहा 10,000, 10,000 में कितने जीरो हम छोड़ दें? 1 2 3 जीरो छोड़ दिया तो कितना बचा? 10। और 10 को हम क्या लिखते हैं? X के ऊपर बार, कोई दिक्कत? अब हमने कहा चलो 1 लाख लिख देते हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 जीरो छोड़ दो, 100 आया। 100 को हम क्या लिखते हैं, सी के ऊपर एक लाइन खींच दो, मतलब 3 जीरो छोड़ा, एक लाइन छोड़ दो, जो आगे लिखा हो उसकी वैल्यू लिख दो। कितना सिंपल हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, आप इस चीज को नोट डाउन कर लो कि 40 को XL बोलते हैं, 50 को L बोलते हैं, 100 को C, 400 को CD, 500 को D और 900 को CM और 100 को M बोलते हैं। इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी अंक को उठाया और उसके हिसाब से, अंक के निर्धारण के हिसाब से जो मान निकल के आया, जो भी अंक है, कैसे अभी निकाला जाता है वो भी बता रहे हैं, अंक के आधार पर जो मान निकल के आया वही स्थानीय मान होता है। मतलब कोई भी संख्या लिखी, उसके एक अंक को उठाया, उसके आधार पर जो अंक का मान आया वही स्थानीय मान होता है। जैसे एग्जांपल रेड से लिख देते हैं 7 5 3 2 8। हमने कहा इसमें स्थानीय मान बताओ 3 अंक का, तो आपने कहा 3 लिखा। अब देखो सी को स्थानीय मान कैसे निकलते, कोई भी संख्या दे दें, कहते 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 और कितने अंक बचे, 1 2 2 जीरो बना दो, 300। 3 अंक का स्थानीय मान 300। आज से कहे 7 अंक का स्थानीय, 7 लिख दो, इसके बाद गिनो कितने अंक बचे, 1 2 3 4, 4 जीरो बना दो, ये स्थानीय मान। अब से कहे 2 का स्थानीय मान, तो 2 कितने अंक बचे, 1 8 का स्थानीय मान 8, कोई दिक्कत है। 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखो, का जीरो, 3 जीरो। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो स्थानीय मान निकालने में तो कोई बताओ। अब आपके 2022 में भी क्वेश्चन आया स्थानीय मान से, 23 में, 24 में, हर साल आते हैं, स्थानीय मान से जरूर आता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है। कैसे, वो आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, बताते हैं। तो स्थानीय मान में कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा भी लिखना चाहो तो वह अंक होता है, किसी अंक का जो निर्धारित किया गया मान ही स्थानीय मान कहलाता है। और स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है, कोई भी अंक उठाओ, 2 उठाया, जो अंक बचे उतने जीरो, 3 अंक उठाया, जितने अंक बचे उतने जीरो, 5 अंक उठाया, जितने अंक बचे उतने जीरो। अब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कैसे आता है, जैसे इसी में क्वेश्चन में क्या कह देता कि संख्या, ये संख्या दी गई है, में 5 अंक तथा 2 अंक के स्थानीय मानों का गुणनफल। ये 2022 में शायद इस टाइप में क्वेश्चन आया था, गुणनफल बताओ, फल बताओ, इस टाइप में आया, बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले संख्या लिख लो, हमारी संख्या 5 7 3 2 8। हम 5 अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, निकाल लो भाई 5 अंक का स्थानीय मान, 1 2 3 3 जीरो, 5 अंक लिख दिया। 2 अंक का स्थानीय मान 2, 1 अंक बचा तो 1 जीरो। अब ये मान आए, इन मानों का गुणनफल, तो 5000 और गुणा 20, तो 1 2 3 4 जीरो तो आपके आ ही जाएंगे, 5 गुनी 10 और आ जाएगा, आपका 1 लाख आ गया आंसर। क्या दिक्कत। अब इसी में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई जोड़ना बता दो, आपसे कह दे गुणनफल करके ना कह दे मानों का योग बता दो या अंतर बता दो। हम जितने टाइप हो सकते हैं उतने बता रहे हैं। हमने कहा योग बता दो, अंतर बता दो, तो योग क्या होगा, 5000 और प्लस 20, तो कितना, 5020, ये योग आया। अब इसी में कह देता अंतर, तो भैया अंतर कर दो, 20 घटा दो, जीरो, यहां से हासिल आएगा 10, इससे हासिल आएगा 10, 10 में 2 गए 8, यहां बचा 9 और यहां बचा 4, 49,80। ये क्या आ गया, अंतर। बताओ, कोई दिक्कत, अंतर पूछे, योग पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कोई समस्या हो बताओ। आप यदि इस चैप्टर को पढ़े होगे तो आपको महसूस हुआ होगा बहुत अच्छे से पढ़ाया है,
जो भी कमी हो लगी हो किसी लैंग्वेज में, या आपको आवाज कम आ रही, या कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप या स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो पढ़ाते टाइम तो ये नहीं पता चलता कि स्पीड से पढ़ा रहे हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको समस्या आ रही हो तो जरूर बताना, कमेंट करना। और जो लोग अब अपने दोस्तों को, अच्छा जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके जितने भी अपने साथी हैं और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप है उसमें मेरे वीडियो को शेयर करो। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि 1000 हमारे सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे, मैं एक जो स्क्रीन बोर्ड होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है ट्रेंड चल गया कि व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते होंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं। ये चीज को ही दूर करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं एक स्क्रीन बोर्ड लगवा लूंगा और फिर उसमें पढ़ाएंगे, और भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे कि कैसे भाई कापियां लिखी जाती, कैसे लिखा जाता है, और कैसे मैंने अपनी तैयारी की। मैंने भी बीटीसी 2017 बैच से किया। तो अब क्या आगे चल के जैसे आपका ये बीटीसी फिनिश होता है, तो उसके बाद आप कैसे तैयारी करोगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो प्लीज यदि आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उस चीज को सुधारा जा सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।